आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिबरेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, देखो यार, चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी में यही प्रॉब्लम होती है, हमें यही दिक्कत आती है कि हम चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो, हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी चीज़ें इफ़ेक्टिव बनाती हैं, कौन सी चीज़ें जस्ट बनाती हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, है ना। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम जस्ट या इफ़ेक्टिव कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो फिलहाल हम यही पढ़ रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, है ना, क्या क्या इसके प्रोसीजर्स रहे, क्या क्या प्रोसीजर्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फॉलो किया। अगर हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें जस्टिफाई करना है, हमें प्रूफ करना है कि येस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इफ़ेक्टिव है और जस्ट है। देखो, एक बार जल्दी से रिकैप लेते हैं ताकि चीज़ें जो है हमारे लिए कॉम्प्लेक्स ना बने, आसान हो जाएं। एक सेकंड। देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। ठीक है, हमने ये देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है ना। फिर हमने देखा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव या जस्ट बनाती हैं। और के अंदर हमने देखा, इसके अंदर हमने देखा कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव या जस्ट साबित करता है। उसमें सब्सटेंटिव प्रोविजंस होने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव या जस्ट साबित करता है। फिर बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव या जस्ट प्रूफ कर सकता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव और जस्ट है। अगर इफ़ेक्टिव और जस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्यों है और कैसे है। तो यही हम अभी प्रूफ कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, है ना। क्या वो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो प्रोसीजर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किए गए जिन चीज़ों के ज़रिए से एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव या जस्ट जो है प्रूव किया जा सकता है ना। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मोड ऑफ प्रोमलगेशन का प्रोसीजर फॉलो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इसका मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या रहा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। फिर सब्सटेंटिव प्रोविजंस इसमें क्या है, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है या नहीं है ना। तो हम यही पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने क्या क्या देखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, है ना। उसमें क्या थे, उसमें हिंदूज़, मुस्लिम, जनरल्स, सब में से जो है ना इन सारे कम्युनिटीज़ से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, है ना। और फिर जो हमने कंपोजिशन देखा कि इसकी क्या कंपोजिशन रही ही। ठीक है, अब आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, है ना। और ये क्या है, इसको हम आज देख रहे हैं कि इन तरीके से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और इन्हीं के बेस पे हम कहेंगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जस्ट है। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन का मतलब क्या होता है? डेलिबरेशन अगर हम देखें, डेलिबरेशन क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टॉक्स, डिबेट्स, डिस्कशंस, बहस, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया जा रहा था ना, तो उन बनाने में एक प्रोसीजर जो इन्होंने फॉलो किया वो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक प्रोसीजर फॉलो किया प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन का। इसका मतलब क्या होता है, देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है ना इस इससे आती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको इलेक्ट करके भेजा गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। ठीक है, तो सिर्फ इस बेस पे हम नहीं कह सकते कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी इसी से आती है कि वो जो है रिप्रेजेंटेटिव है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी इससे आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया, है ना। किन तरीक़ों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, किन तरीक़ों से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनको अडॉप्ट किया गया। तो अब अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव्स काय के थे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हिंदूज़ के भी थे, रिप्रेजेंटेटिव्स मुस्लिम्स के भी थे, रिप्रेजेंटेटिव्स जनरल्स के भी थे, सॉरी सिख्स के भी थे, है ना। और जब ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव बन करके, तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर नहीं, है ना। कैसे रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सिर्फ अपनी आइडेंटिटी या अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए इन्होंने बात नहीं की यहाँ पे, और ना ही इनको सिर्फ अपनी कम्युनिटी और अपने इंटरेस्ट की बात करना थी, ये अलाउ भी नहीं था। बल्कि इन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, है ना,
अपने पूरे नेशन के इंटरेस्ट के लिए बात करना थी कि हमारे पूरे नेशन के लिए वो कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो पूरे नेशन के लोगों के लिए बेहतर हो सकती हैं और उनके फेवर में हो सकती हैं। हमें इन बातों को अपने सामने रखना है, इन बातों को जहन में रख करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, ना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इस हिसाब से बनाना है, इस तरह से बनाना है कि हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखें, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखें। तो इस वजह से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, वो चाहे हिंदूज रिप्रेजेंटेटिव्स हों, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हों या फिर सिख के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, सब ने सिर्फ अपने सेक्शन को मद्देनज़र नहीं रखा, अपने सेक्शन को पेश नज़र नहीं रखा, बल्कि उन्होंने पूरे नेशन के सिटीजन्स के इंटरेस्ट को अपने सामने रखा और उसी बेस पे उन्होंने फिर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब देखो, डाइवर्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड नॉट ओनली एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी और कम्युनिटी, है ना, अपने सिर्फ कम्युनिटी या आइडेंटिटी, अपने कम्युनिटी या सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के तौर पर वो रिप्रेजेंटेटिव्स बन करके नहीं आए, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे नेशन के इंटरेस्ट के लिए उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने पूरे नेशन के इंटरेस्ट के लिए उसमें डेलिब्रेट किया, है ना, कि हमारे पूरे नेशन और पूरे नेशन के सिटीजन्स के फेवर में कौन सी चीज़ें हो सकती है। इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बहस की, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने डिबेट्स किए, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कशंस किए और फिर उनमें से जो चीज़ें उनको अच्छी लगी, है ना, जिन चीज़ों को सब ने फेवर किया, जो कॉमन कंसेंसस जिन बातों पे बना, तो उन चीज़ों को फिर इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इतने सारे लोग थे, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जब बहस व मुबाहसा होते हैं इनमें, जब डिस्कशंस होते, डिबेट्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स भी होते। तो बहुत बार डिसएग्रीमेंट्स भी हुए, कोई किसी की बात से राज़ी होता, कोई किसी बात से एग्री करता, कोई नहीं करता, कोई कभी एग्री करता, कोई डिसएग्री करता। तो इस तरह के बहुत सारे हमें डिसएग्रीमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। अब और इसके अलावा जो है ना, वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो जिन जिन चीज़ों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया या जिन चीज़ों पर इनकी नज़र थी, वो कौन सी चीज़ें थी। तो बहुत सारे ऐसे लेजिटिमेट डिफरेंसेस थे। कौन से डिफरेंसेस थे? देखो कि इंडिया को जो है ना कैसा बनाना चाहिए, है ना, क्या इंडिया को सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। अब देखो, पहले बता रहा हूँ, ये सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम अभी हम यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। बस अभी हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के जो पीछे प्रोसीजर्स फॉलो किए गए ना, जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए गए हैं, वो कैसे हैं, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है कि यस, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्टिव है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्ट है। और वो हम कैसे प्रूव करेंगे? वो इन प्रोसीजर्स के थ्रू हम प्रूव करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव और जस्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं। तो वो क्या चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में अपनाई गई, उन चीज़ों को फॉलो किया गया या नहीं किया गया, तो हम ये देख रहे हैं। इस वजह से हम इन चीज़ों को अभी इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अलग चैप्टर्स में हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो लेजिटिमेट डिफरेंसेस क्या थे कि क्या इंडिया को एक सेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। सेंटर स्टेट के रिलेशंस कैसे होने चाहिए, है ना, जुडिशरी की पावर्स क्या होनी चाहिए, है ना, फिर जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कुछ डिफरेंसेस थे, इन बातों को लेकर के वो डिबेट्स डिस्कशंस कर रहे थे, है ना, और बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स भी हुए। बट हाँ, इन तमाम चीज़ों में ना एक एग्जेप्शन भी था। वो कौन सा एग्जेप्शन था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, यानी 18 एंड 18 ईयर्स के अबव जो लोग हैं वो उनको वोटिंग राइट मिला हुआ है। इस बात को लेकर किसी को भी कोई शिकायत नहीं हुई, ना ही यूनिवर्सल एडल्ट सफराज को लेकर के उनको डिबेट और डिस्कशन की ज़रूरत महसूस हुई। तो इस पे सिर्फ डिबेट्स या डिस्कशंस नहीं हुए, इनके अलावा इन सारी चीज़ों को लेकर के इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए और फिर डिसएग्रीमेंट्स भी हुए बहुत बार, है ना, लोगों के बीच में। बट फिर जहाँ कॉमन कंसेंसस बना, है ना, सबकी एक कॉमन ओपिनियन बनी, फिर उन चीज़ों को जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। तो समझ पा रहे हो क्या हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में एक प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन है, इसको भी फॉलो किया गया। अब ये क्या होता था? तो ये होता था कि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे ना, तो हो सकता था कि सब जो है सिर्फ अपनी कम्युनिटी या एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को वो सामने रखते और उसी इंटरेस्ट के बारे में वो बात करते। तो इस चीज़ को वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया, बल्कि उनको वहाँ पर, है ना, उनको वहाँ पर पूरे नेशन के इंटरेस्ट को सामने रखना था और पूरे नेशन के इंटरेस्ट को पेश नज़र रख करके उनको बात करना थी कि सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को हमें नहीं देखना है, बल्कि हमें पूरे नेशन और पूरे कंट्री के सिटीजन्स, पूरे कंट्री के लोगों
के इंटरेस्ट को सामने रख करके ये सारे प्रोविजंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डालने हैं, है ना। तो ये चीज़ें हम कह रहे हैं। अब देखो इस इन डेलिबरेशंस में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्या थी वो चीज़? थी पब्लिक रीजन या फिर रीजनड आर्ग्यूमेंट्स। कि आप कुछ भी बोलोगे, आप कुछ भी कहोगे, वहाँ पे अपने ओपिनियन दोगे, अपनी राय दोगे, तो वो क्या होना चाहिए? वो रीज़नेबल होना चाहिए, वो रीज़नेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस चीज़ को इस वजह से बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था, या इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसलिए अहमियत दी गई थी ताकि कोई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ बात ना करे। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रख करके बात करता तो फिर पकड़ा जाता। क्यों? क्योंकि वो फिर रीज़नेबल नहीं होता और लोग जो है उनकी उस राय से फिर अग्री नहीं करते। इस वजह से रीज़नेबल आर्ग्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी था, जो पूरे कंट्री के लोगों के लिए फेवरेबल होते। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई थी। यही कि द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड टू प्रोवाइड अ प्रिंसिपल रीजन टू अदर्स ऑल्सो, नॉट ओनली टू एडवांसमेंट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, है ना। तो यही बात कही कि उनको सारे लोगों को क्या करना था? कन्विंस करना था। कन्विंस कैसे कर पाते? जब उनकी राय जो है पूरी कंट्री के लोगों के इंटरेस्ट के लिए होती, है ना। तो यही कह रहे हैं कि सिर्फ उनको अपने इंटरेस्ट के एडवांसमेंट को सामने नहीं रखना था, बल्कि दूसरे लोगों को भी एक रीज़नेबल आर्ग्यूमेंट देना था, एक प्रिंसिपल रीज़न देना था। ठीक है, तो ये हो गया क्या? प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन। हम ये देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया था, है ना। कुछ चीज़ें फॉलो की गई थी, कुछ चीज़ों को अपनाया गया था। उन्हीं चीज़ों में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फॉलो किया और इस चीज़ को सामने रखा।